हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ओशियन करेंट्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग ओशिनोग्राफी चालू कर चुके हैं। उसमें हम लोग पहले बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में समझे ओशिनोग्राफी के। फिर उसके बाद ओशियन ओशियन के जो बॉटम में जितने भी टोपोग्राफी हैं, जितने भी रिलीफ है, यानी कि जितने भी बोल सकते हैं लैंड फॉर्म, मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसको हम लोग समझे। ठीक है। अब आज हम लोग तीसरा टॉपिक ओशिनोग्राफी का कवर करने वाले हैं, वो है हमारा ओशियन करेंट। इसको हम लोग शुरू करेंगे और बेसिक चीज़ इसका जान लेंगे कि ओशियन करंट होता क्या है और किस किस तरीके से इसका मूवमेंट होता है, किन फोर्सेस के कारण ये इन्फ्लुएंस होता है। जैसे ओशन के वाटर का मूवमेंट होता है जिसको हम लोग ओशियन करंट कहते हैं। ठीक है। तो चलिए विदाउट लेट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं कि ओशियन करंट होता क्या है। तो ओशियन करंट आर लाइक रिवर फ्लो इन ओशियन, यानी कि ओशियन करंट वही है जैसे ओशियन में समझिए कि पानी का फ्लो हो रहा है। जैसे रिवर में पानी का फ्लो होता है, वैसे ही पानी का फ्लो होना किसी रेगुलर वॉल्यूम ऑफ वाटर। दे रिप्रेजेंट रेगुलर वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ डिफरेंट पाथ एंड डायरेक्शन। यानी कि कुछ रेगुलर वॉल्यूम, यानी कि डिफिनिट वॉल्यूम वाटर है, डिफिनिट पाथ में, डिफिनिट डायरेक्शन में मूवमेंट होना, उसी को हम लोग ओशियन करंट कहते हैं। यानी कि ओशियन में, फिर से आप लोग समझिए, ओशियन में वाटर का, जैसे रिवर में वाटर का फ्लो होता है, वैसे ही ओशियन का वाटर का, ओशियन में डिफिनिट वाटर का किसी एक डिफिनिट पाथ पे मूवमेंट, डिफिनिट पाथ या डिफिनिट डायरेक्शन में मूवमेंट, वही हम लोग ओशियन करंट कहते हैं। अब ये आप लोग याद रखे रहिए कि जो भी ओशियन का सरफेस होता है, ओशियन का डेप्थ तो बहुत ज़्यादा होता है कहीं कहीं, तो उसमें पूरा ओशन का वाटर, पूरा जितना भी ओशन का वाटर है, सब नहीं मूव करता। ओशन में हमेशा ही कुछ लेवल तक, मतलब कह सकते हैं सरफेस वाटर जो होता है उसी का मूवमेंट होता है, उसी को हम लोग ओशन करंट कहते हैं। तो ओशन में सारे वाटर का मूवमेंट नहीं होता, केवल सरफेस वाटर का मूवमेंट होता है। ये भी आप लोग याद रखे रहिएगा। अब किस फोर्सेस के कारण इसका मूवमेंट होता है, ऐसे ही तो कोई डिफिनिट पाथ पे मूवमेंट नहीं होगा किसी वाटर का। तो इसके लिए दो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। एनसीईआरटी में दो फोर्सेस मेंशन किए गए हैं जो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, लेकिन हम लोग दोनों फोर्सेस को समझेंगे। लेकिन आप लोग इसको जब भी कहीं लिखिएगा तो एक ही में आप लोग करके लिख सकते हैं कि सारे इतने टाइप्स के फोर्सेस हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं ओशियन करंट को। लेकिन जो एनसीईआरटी में मेंशन है, मैं आपको वो बता दे रहा हूँ, उसमें दो फोर्सेस मेंशन है, एक हमारा प्राइमरी फोर्सेस और एक हमारा सेकेंडरी फोर्सेस, जिसके कारण ये ओशियन करंट का मूवमेंट होता है। यानी कि इन्हीं से इन्फ्लुएंस करती हैं, इन्हीं से प्रभावित होती हैं ओशियन करंट। ठीक है। ये आपको क्लियर है। तो प्राइमरी फोर्स, जो एनसीईआरटी में मेंशन है कि प्राइमरी फोर्स का क्या कार्य है, प्राइमरी फोर्स का कार्य ये है कि ये वाटर के मूवमेंट को इनिशिएट करती है, यानी कि शुरुआत करती है। और जो सेकेंडरी फोर्स है वो इन्फ्लुएंस करती है कि किस तरह करंट का, जो ओशन करंट का फ्लो होगा किस तरह, उसको सेकेंडरी फोर्स डिसाइड करती है। प्राइमरी फोर्स बस इनिशिएट करती है, यानी कि शुरुआत करती है। ठीक है। ये आपको, आई होप इतना तक आपको क्लियर होगा। तो प्राइमरी फोर्सेस में कौन कौन से फोर्सेस आते हैं। पहला है हमारा हीटिंग बाय सोलर एनर्जी, मतलब सोलर एनर्जी के कारण मूवमेंट होता है। और विंड के कारण मूवमेंट होता है, ठीक इसी तरह ग्रेविटी के कारण मूवमेंट होता है, और ठीक इसी तरह पोडेलिस फोर्स के कारण मूवमेंट होता है। इन सभी फोर्स कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं ओशियन के वाटर को या ओशियन करेंट्स को, मैं आपको इस फिगर, ये हाइपोथेटिकल फिगर है, कोई भी ऐसा एग्जैक्ट सिनारियो होता नहीं है, मैं आपको केवल समझाने के लिए ये फिगर बना के लेके आया हूँ। ठीक है। तो फिगर को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि जैसे ये हमारा इक्वेटर है और ये हमारा पोल है। जैसा कि आपको पता है कि पहला पॉइंट जो हमारा दिया है प्राइमरी फोर्स में, वो दिया है हीटिंग बाय सोलर एनर्जी, यानी कि सन की ऊर्जा से हीट। तो इक्वेटर पे इंसुलेशन क्या होता है, अधिक होता है एज ए कंपेरिजन ऑफ पोल। पोल के कंपैरिजन में इक्वेटर पे जो सन की रेज है, वो इंसुलेशन जो है वो ज़्यादा होता है, जिसके कारण इसके आसपास के जितने भी वाटर होंगे, ओशन का वाटर होगा, वो गर्म होके एक्सपैंड होगा। जैसे क्या होगा, यहाँ पे मैं आपको दिखाया हूँ, गर्म होके वो क्या होगा, एक्सपैंड होगा, फैलेगा। ठीक है। फैलने के कारण वो जब एक्सपैंड होगा तो ये इसका जो लेवल होगा इक्वेटर के पास का ओशन के वाटर का, वो थोड़ा सा राइज होगा। ठीक है। ओशन के वाटर का लेवल थोड़ा सा राइज होगा। और पोल पे जैसे कि आपको पता है कि वाटर यहाँ पे ठंडा होगा, ठंडा वाटर थोड़ा डेंस होता है और थोड़ा सा सिंक होता है, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इसके कंपैरिजन में यहाँ वाटर एक्सपेंड हुआ और यहाँ वाटर हमारा क्या हुआ है,
सिकुड़ा है ऐसे समझ सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिसके कारण यहाँ से इक्वेटर से एक वो ओशियन करंट का मूवमेंट पोल की तरफ होता है, जिसको हम लोग वार्म ओशियन करंट कहते हैं, ठीक है। इक्वेटर से हमारा किसकी तरफ, पोल की तरफ मूवमेंट होता है। तो ये किसके कारण मूवमेंट हुआ है, ये हमारा हुआ है हीटिंग बाई सोलर एनर्जी। पहला कार्य हम लोग समझ चुके हैं कि इंसुलेशन के कारण कैसे मूवमेंट होता है ओशियन करंट का, ठीक है। दूसरा कारण हमारा है विंड। पहला कारण तो आपको फिगर से समझ में आया, दूसरा कारण मैं लिख के ले आया हूँ कि विंड ब्लोइंग ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन पुशेस द वाटर टू मूव। यानी कि जो ओशन के सरफेस पे विंड जिस डायरेक्शन में मूव करती है, उसी डायरेक्शन में वो ओशन के वाटर को भी मूव कराने की कोशिश करती है, जिससे हम लोग कह सकते हैं कि विंड भी इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है ओशन के वाटर के मूवमेंट को। अभी मैं जब आपको फिगर वर्ल्ड मैप पे जब आपको ओशन करेंट्स को दिखाऊंगा अगले वीडियो में, तो आपको समझ में आएगा कि विंड भी कैसे प्रभाव डालती है किसके मूवमेंट में, ओशन करंट के मूवमेंट में। और जब विंड का मूवमेंट जब इन्फ्लुएंस करती है, तो उससे क्या होता है, फ्रिक्शन होता है विंड के और वाटर सरफेस के बीच में फ्रिक्शन डेवलप होता है, जिसके कारण जो मूवमेंट होता है वाटर बॉडी का, वो अफेक्ट होता है। जिस डायरेक्शन में मूवमेंट करना चाहती है उसके कारण फ्रिक्शन उत्पन्न होता है, बोल सकते हैं उसी के कारण ही हमारा विंड वाटर की जो सरफेस वाटर है उसको मूव कराता है, फ्रिक्शन के कारण ही, समझ सकते हैं इस तरह। तो विंड कैसे इन्फ्लुएंस करता है वो भी हम लोग को समझ में आ गया। अब ग्रेविटी को इस फिगर के जरिए हम लोग समझते हैं। जैसा कि आपको पता है, पोल के सराउंडिंग, पोल पे जो है हमारा ओशन वाटर है वो क्या होता है, ठंडा होता है। और ठंडा वाटर हमेशा, कोल्ड वाटर क्या होता है, वो ज़्यादा डेंस होता है। डेंस होने के कारण ये डाउन विलिंग प्रोसेस में आता है, यानी कि नीचे की तरफ सिंक होने की प्रोसेस में आता है। नीचे की तरफ सिंक होने लगता है, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है तो नीचे की तरफ जाने लगता है। नीचे की तरफ जाने का कारण क्या है, यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं इसको ग्रेविटी से, कि ग्रेविटी ही वहां पे ज्यादा पानी इकट्ठा हो गया, इसलिए वो नीचे की तरफ उसको मूव कराने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से हमारा कोल्ड जो वाटर है वो नीचे की तरफ, डेप्थ में, उतना डेप्थ में नहीं, लेकिन डेप्थ में मूवमेंट उसका होता है, वो नीचे की तरफ मूव करता है, जो पोल का कोल्ड वाटर है, किसके कारण, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में। तो इस तरह ग्रेविटी के कारण भी हमारा इन्फ्लुएंस होता है क्या, वाटर का मूवमेंट। तो जब ग्रेविटी हमारा कोल्ड वाटर को नीचे की तरफ टेंड करती है, तो ये यहाँ पे तो जो कुछ क्या बोलते हैं, कुछ वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, ज़्यादा नहीं, पूरा वाटर तो मूवमेंट नहीं होता, लेकिन उसके कंपैरिजन में थोड़ी जो मूवमेंट ऑफ वाटर है, थोड़ा सा जो वाटर है वो यहाँ पे थोड़ा सा जगह क्रिएट होता ही होगा, क्योंकि यहाँ की वाटर इधर की तरफ मूव की है, जैसे कि मैं आपको बताया हूँ। तो यहाँ से कोल्ड करंट ऊपर जाने की कोशिश करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अप व्हीलिंग जोन कहते हैं। तो डाउन व्हीलिंग जोन और अप व्हीलिंग जोन भी समझ में आ गया। और आपको इंसुलेशन कैसे इफेक्ट पहुंचाता है वो समझ में आया, विंड कैसे इफेक्ट पहुंचाता है वो भी समझ में आया, और ग्रेविटी कैसे इन्फ्लुएंस पहुंचाता है वो भी आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अब आखिरी हमारा प्राइमरी फोर्स में है, वो है हमारा कोरिलिस फोर्स, कि कोरिलिस फोर्स कैसा इफेक्ट पहुंचाता है। तो जैसा कि आपको पता है कि कोरिलिस फोर्स रोटेशन ऑफ द अर्थ के कारण आता है, कि डिफ्लेक्शन करता है किसी भी, या विंड के मूवमेंट में, ठीक इसी तरह वाटर के भी मूवमेंट में ये प्रभावित करता है, वाटर का भी मूवमेंट। जिससे आप लोग समझ सकते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये वाटर के मूवमेंट को राइट डिफ्लेक्ट करता है, वाटर के मूवमेंट राइट हो जाती है इसके कारण। और जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे ये लेफ्ट डिफ्लेक्ट करता है, जिसके कारण जो वाटर का मूवमेंट है वो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव हो जाती है इस फोर्स के कारण, ठीक है। तो ये हम लोग चार फोर्सेस के बारे में समझे, जो प्राइमरी फोर्सेस हैं, जो इन्फ्लुएंस करती हैं हमारी किसको, ओशन करंट को। अब बचा हुआ हमारा सेकेंडरी फोर्स है, जिसके कारण अच्छे से मूवमेंट होता है किसका, ओशन वाटर का, वो हम लोग समझ लेते हैं। तो पहला सेकेंडरी फोर्स है हमारा टेम्परेचर डिफरेंस, दूसरा है हमारा सैलिनिटी डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस तो मैं हम लोग वही इंसुलेशन वाले से रिलेट कर सकते हैं, तो इसीलिए मैं आपको बताया कि इसको हम लोग एक ही जैसा पढ़ेंगे, यानी कि प्राइमरी फोर्सेस और सेकेंडरी फोर्सेस के सारी फोर्सेस को एक ही में रख के पढ़ेंगे, कि इतनी फोर्सेस हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमें किसके, वाटर के मूवमेंट को, जिसको हम लोग बोलते हैं ओशन करंट को, ठीक है। तो टेम्परेचर डिफरेंस कैसे इन्फ्लुएंस करता है मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि कोई जो कोल्ड वाटर होता है वो ज़्यादा डेंस होता है, और वार्म वाटर कम डेंस होता है, जिसके कारण वो एक्सपेंड करता है, और वार्म वाटर के एक्सपेंशन के कारण, उसका लेवल राइज होने के कारण
वार्म वाटर कोल्ड वाटर की तरफ मूव करता है, जिससे हम लोग बोल सकते हैं कि टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ओशन करेंट का मूवमेंट हो रहा है, यानी कि सेकेंडरी फोर्स भी इन्फ्लुएंस करता है। पहला टाइप तो हमें समझ में आ गया। अब सैलिनिटी डिफरेंस, यानी कि सलाइन वाटर हाई सैलिनिटी जिसकी होती है, हाई सैलिनिटी जिसकी होती है, और जिसकी लेस सैलिनिटी होती है, यानी कि जिसमें नमक ज़्यादा पाया जाता है, जिस ओशन वाटर में जहाँ नमक की क्वांटिटी कम होती है, वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है। तो जैसा कि आपको पता है कि जिसकी सैलिनिटी ज़्यादा होती है वो ज़्यादा डेंस होता है, जिसकी सैलिनिटी कम होती है वो लेस डेंस होता है। ज़्यादा डेंस होने के कारण इसका जो लेवल होता है, जैसे कोई भी वाटर है, ये वाटर बॉडी हो, ये ज़्यादा सलाइन है, तो डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण इसका लेवल बहुत कम हो जाता है, लेवल डाउन हो जाता है, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेंस है। तो बहुत ज़्यादा डेंस होने के कारण इस वाटर का लेवल डाउन हो जाता है, और लेस डेंस होने के कारण इसका लेवल अप तो नहीं होता, लेकिन ये इसके कंपैरिजन में ये डाउन होता है, तो इसका लेवल हमेशा हाई ही रहता है। तो इसीलिए इसको बोल सकते हैं इसका लेवल एक इसके कंपैरिजन में अप रहता है। तो यहाँ से एक लेवल, एक वाटर का लेवल हाई है और दूसरे वाटर के लेवल लो है, तो यहाँ से वाटर का मूवमेंट होगा कि नहीं होगा। ठीक इसी तरह यही यहाँ पे अप्लाई करिए कि जहाँ लेस सैलिनिटी वाटर होगा वहाँ का लेवल ज़्यादा होगा, और कम सैलिनिटी वाला वाटर का लेवल डाउन होगा, जिसके कारण लो सलाइन वाटर से लेके हाई सलाइन वाटर जो है तो लो लो सलाइन एरिया पे जो वाटर होगा वहाँ से मूवमेंट होगा हाई सलाइन वाटर की तरफ, जिससे हम लोग बोल सकते हैं कि इस तरीके से भी हमारा ओशियन करेंट्स का मूवमेंट होता है। ठीक है, तो ये दो डिफरेंट फोर्सेस रहे, प्राइमरी फोर्सेस और सेकेंडरी फोर्सेस, जिसके कारण ओशियन करंट का मूवमेंट हम लोग देख चुके हैं, और ओशियन करंट क्या था वो भी हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग वर्ल्ड मैप के जरिए डिफरेंट डिफरेंट जो ओशियन करेंट्स है उसको भी जानेंगे, टाइप्स भी समझेंगे, सब कुछ आगे आने वाले वीडियोज़ में हम लोग समझने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग बेसिक ओशन करंट के बारे में, कौन कौन से फोर्सेस है जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, वो हम लोग समझ चुके हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और जो भी थोड़ी सी समस्या हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहाँ समस्या है, कहाँ कन्फ्यूज़न हो रहा है। मैं ज़रूर आपको उसको, उस कन्फ्यूज़न को दूर करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।